वेलकम बैक। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे साइंस चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो उसी को लेकर अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था, एक्टिविटी 5-7 ऑनवर्ड्स पढ़ना है। लेकिन एक बात, पिछले क्लास में हमने एक चीज़ थोड़ा मिसस्पेल कर दिया था। हमने वहाँ पे बोला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए बेस, लेकिन ये गलत है। आप उसको इस तरह से करेक्ट करके देखो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, वाटर में मिक्स होने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो न्यू सब्सटेंस बना, दैट इज़ ए बेस। मैग्नीशियम मेंशन भी किया हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। ओके, अब आगे देखते हैं 5.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। डिजॉल्व अबाउट 18 टी स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट। आप यहाँ पे देखो कुछ नया नया टर्म आ रहा है, तो इसको आपको यहीं से मतलब इससे परिचित हो जाना है, फेमिलियर हो जाना है। कॉपर सल्फेट, इसको ब्लू विट्रॉल या फिर नीला थोथा, हिंदी में नीला थोथा भी कहते हैं। पहचान में आना चाहिए ये टर्म्स। अब इस तरह के टर्म्स आपके लिए न्यू नहीं रहना चाहिए। डिजॉल्व अबाउट 80 स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रॉल और नीला थोथा इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास टम्बलर और ए बीकर। पानी में डालते हैं। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट आप समझते हैं, डाइल्यूट मीन्स होता है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक केमिकल सब्सटेंस हुआ। तो केमिकल सब्सटेंस यदि वो प्योर फॉर्म में जब होता है, कॉन्सेंट्रेट रूप में होता है, तो उससे एक्सीडेंटल कुछ हजार्ड्स हो सकते हैं, कुछ एक्सीडेंटल चीज़ भी हो सकता है। जैसे यदि वो गिर जाए आपकी स्किन पे तो बर्न भी हो सकता है। तो नॉर्मली हम उसको क्या करते हैं कि वाटर के साथ मिक्स करके स्टोर करते हैं या यूज करते हैं। तो जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो बेसिकली हम लोग उसको डाइल्यूट करते हैं, और इस तरह के सॉल्यूशन को ही डाइल्यूट कहा जाता है। Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution, you get a blue colored solution। तो आपको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। ओके, सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस ब्लू कलर सॉल्यूशन का एक छोटा सा अमाउंट आप सैंपल के रूप में पहले सुरक्षित रख लो। ऐसा इसलिए सो दैट कि नया जो सब्सटेंस आएगा उसके साथ हम कंपेयर कर सकें उसको। Save a small sample of the solution in a test tube or a small glass bottle. Drop a nail. Nail means iron nail, जिसको हम लोग हिंदी में कांटी भी बोलते हैं, दीवार में ठोकते हैं वगैरह। तो ड्रॉप ए नेल और ए यूज्ड शेविंग ब्लेड या फिर एक नेल जो आयरन का है, इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। सैंपल लेने के बाद जो सॉल्यूशन बच जाए उसमें हम लोग इस नेल को या फिर शेविंग ब्लेड को डालते हैं। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, आधे घंटे या फिर उसके आसपास हम लोग इंतज़ार करते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन के कलर पर ऑब्जर्व करते हैं। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन शेप्ड सेपरेटली, और हमने थोड़ा सा सैंपल पहले से भी साइड करके रखा था, उसके साथ कंपेयर करते हैं। फिगर 5.4 यहाँ पे देखिए, फिगर 5.4 कॉपर सल्फेट जो हमने लिया वो ब्लू कलर का था। ओके, और थोड़ी देर में ये ग्रीन हो गया। आयरन सल्फेट जो ग्रीनिश कलर का है। चेंजेस इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन। चूँकि हमने इसमें आयरन नेल या फिर आयरन ब्लेड डाला था, इसलिए कुछ चेंजेज हुआ, और ये चेंजेज आसानी से दिख भी रहा है बिकॉज उसके कलर में भी चेंज हुआ
और जो नेल हमने यहाँ पे ब्लेड डाला था इसमें भी कुछ चेंजेस दिखाई पड़ता है। तो देखते हैं क्या है। डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन? टेक आउट द नेल और ब्लेड। अब यहाँ पे जो ब्लेड हमने डाला है उसको आप बाहर निकालें। हैज़ इट चेंज इन एनी वे? क्या इसमें, इस ब्लेड में भी कोई चेंजेज आया? द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। ये कॉपर सल्फेट था, इसमें हमने आयरन का ब्लेड डाला, दोनों के बीच रिएक्शन हुआ और उसी के कारण चेंजेज हुआ। चेंजेज किस में? इस सॉल्यूशन में भी चेंजेस दिखा और जो हमने आयरन का ब्लेड डाला था उसमें भी चेंजेस दिखा। The changes that you notice are due to reaction between copper sulfate and iron. The change of color of solution from blue to green is due to formation of iron sulfate, a new substance. Actually यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। पहले क्या था? कॉपर सल्फेट, और अब क्या बन गया? आयरन सल्फेट। और इसी वजह से कॉपर सल्फेट के कारण एक्वस सॉल्यूशन उसका ब्लू था और अब ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन ग्रीनिश है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमने यहाँ पे आयरन का ब्लेड या फिर नेल डालते हैं उसमें भी एक चेंजेस दिखने को मिलता है। ये अब देखो, आपने जब फ्रेश डाला तो वो साफ़ है और थोड़ी देर बाद ये इसमें कुछ तो डिपॉजिट हो गया, इसका कलर भी बदल गया, यहाँ पे बता रहा है। द ब्राउन डिपॉजिट, कुछ तो ब्राउन डिपॉजिट उस पर आया ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। एक्चुअली आयरन के ऊपर, आयरन एक एलिमेंट है, कॉपर भी एक अनदर एलिमेंट है, तांबा। तो आयरन के ऊपर एक लेयर आ जाता है, जैसे रस्ट हमने देखा था कि आयरन की किसी सब्सटेंस पे रस्टिंग हो जाता है, एक लेयर आ जाता है, ठीक उसी तरीके का यहाँ पे भी आयरन के ऊपर कॉपर का एक लेयर आ गया। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, अनदर न्यू सब्सटेंस। कॉपर तो हमारे पास था नहीं, एक नया सब्सटेंस इस रिएक्शन से हमें मिला। वी कैन राइट द रिएक्शन एस, और इस रिएक्शन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था, इसमें हमने आयरन का नेल या फिर ब्लेड डाला, थोड़ी देर में ये चेंजेज हो गया। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो ग्रीन कलर का है, डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट सब्सटेंस का सॉल्यूशन मिल गया। एंड कॉपर ब्राउन डिपॉजिट के रूप में आयरन ब्लेड के ऊपर में जमा हुआ हमें मिला, डिपॉजिट किया हुआ मिला। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 5.8, टेक अबाउट ए टीस्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। विनेगर लेते हैं थोड़ा सा और उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं। यूड हियर ए हिसिंग साउंड, आपको एक हिसिंग साउंड सुनाई पड़ता है। एंड सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट, कुछ साउंड भी सुनाई पड़ता है और कुछ बबल्स, गैस का बबल्स भी वहाँ से निकलता हुआ पता चलता है। पास दिस गैस, उस गैस को हम पास करते हैं थ्रो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 5.5। देखते हैं 5.5 में क्या क्या दिखाया गया है। ये देखो, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट किया गया है। विनेगर में बेकिंग सोडा मिलाते हैं, इससे कुछ गैस निकला, वो गैस को हमने पास किया और पास करके नेक्स्ट लाइम वाटर के थ्रू उसको मिक्स करते हैं। दैट मीन्स लाइम वाटर में वो मिक्स होकर पास थ्रू होगा। What happens to the lime water? लाइम वाटर के साथ क्या हुआ? The change in the test tube is as follows। और टेस्ट ट्यूब में जो चेंजेज हुआ उसको हम कुछ इस तरह से इक्वेशन से दिखा सकते हैं। विनेगर, एसिटिक एसिड का नाम होता है विनेगर, ये आपको याद रखना है। अब बेकिंग सोडा उसमें मिक्स किया
सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट उसको बोलते हैं। ये कॉमन नेम हुआ बेकिंग सोडा, केमिकल नेम हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये दोनों को जब मिक्स करते हैं तो गैस बबल निकला था, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और यही निकला था। इसको हमने पास आउट किया था दूसरे उसमें, इसको हमने पास आउट किया था, एक सेकंड नीचे है, इस दूसरे टेस्ट ट्यूब में। और कुछ अदर सब्सटेंस भी बनते हैं। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर एज फॉलोज। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने पास किया लाइम वाटर के साथ, फिर वहाँ पर क्या रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर CaOH2 और ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में प्लस वाटर। ओके, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। जब हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड को फर्दर लाइम वाटर में पास किया तो फिर एक न्यू सब्सटेंस बना कैल्शियम कार्बोनेट, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। और इस कैल्शियम कार्बोनेट ने सॉल्यूशन को मिल्की, दूध के कलर का, दूधिया कलर बना दिया। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसे अंडरलाइन करना चाहिए। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का, टेस्ट करने का ये स्टैंडर्ड टेस्ट है। दैट मीन्स कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड किसी चीज़ से इवॉल्व हो रहा है, किसी रिएक्शन से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, नॉर्मली वो गैस है तो गैस के बबल्स के रूप में निकल रहा है। अब जो गैस निकल रहा है वेदर इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और नॉट, यू नीड टू चेक इट। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस गैस को यदि लाइम वाटर में के थ्रू पास करते हैं और सॉल्यूशन यदि मिल्की हो जाए तो दैट मीन्स कि वो गैस और कुछ नहीं कार्बन डाइऑक्साइड है। You will use it in chapter 6 to show that air we breathe out is rich in carbon dioxide। और इसी टेस्ट का हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज करेंगे जब हम रेस्पिरेशन या कौन सा चैप्टर है वो पढ़ेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि ब्रीथ आउट जो सांस हम लोग छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा मात्रा होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, तो उसका टेस्ट करने के लिए यही टेस्ट करेंगे। इन एक्टिविटी 5.6 to 5.8 यू सॉ दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। हमने देखा कि वन और मोर न्यू सब्सटेंस बन रहा है हर केस में। 5.6, 7, 8 सारी एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि नए सब्सटेंस बन रहे हैं। ये पहले की तरह, पहला जो इनिशियल लेवल पे हमने जो कुछ एक्टिविटी किया था उसके तरह नहीं है, ये डिफरेंस है। वहाँ पे कुछ नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हर बार न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। इन एक्टिविटी 5.6 द एस वाज द न्यू सब्सटेंस। पहले एस मैग्नीशियम के रिबन को हमने जलाया था और पाउडरी एस मिला था, वो पाउडरी एस एक न्यू सब्सटेंस था। फिर हमने उसको न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्न्ड इन एयर। इन एक्टिविटी 5.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर, न्यू सब्सटेंस बना था। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस। कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। आयरन ब्लेड के ऊपर में कॉपर का डिपॉजिट हुआ था। इन एक्टिविटी 5.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। विनेगर में जब बेकिंग सोडा हमने मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला,
which turned lime water milky, और इस कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइम वाटर को मिल्की बना दिया बिकॉज वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट एक अनदर सब्सटेंस का कैल्शियम कार्बोनेट अनदर सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ था। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? कैल्शियम कार्बोनेट। ए चेंज, अब ध्यान देने वाली बात है, ए चेंज in which one or more new substances are formed is called a chemical change. Okay, very clear. A chemical change is also called a chemical reaction. तो जहाँ पे भी न्यू सब्सटेंस, जिस चेंज में भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक केमिकल चेंज है, और जहाँ पे सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का चेंज हो रहा है वो एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज के केस में हम फिजिकल रिएक्शन जैसा टर्म यूज नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन जब केमिकल चेंज हो रहा है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, तब हम उस केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, केमिकल चेंजेज आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। ये केमिकल चेंजेस हमारे लाइफ्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम समझ नहीं पाएंगे ये चेंजेस क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या न्यू सब्सटेंस ये कहाँ से आया। All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, digestion of food in our body. Underline करते हैं, digestion of food in our body, ripening of fruits, fermentation of grapes. ये सब फिजिकल चेंज नहीं है, ये सब केमिकल चेंज है। मैं आपको समझाता हूँ। हमने डाइजेशन ऑफ फूड, हमने क्या खाया? हमने खाया राइस, रोटी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब खाया। ये क्या था एक्चुअली? ये कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन था। तो इसका डाइजेशन क्यों ज़रूरत है? हम एक काम कर सकते हैं, जो फूड्स हमें खाना है उसको हम क्रश कर लेते हैं और पानी मिलाकर, वाटर मिलाकर सॉल्यूशन बना लेते हैं, फिर उसे एक इंजेक्शन में लेकर अपने ब्लड में डाल देते हैं। हमने देखा है कि कई बार बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, ठीक उसी तरह से फिर तो डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें फूड्स को, जो कार्बोहाइड्रेट है, उससे जो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स मिलता है, डायरेक्ट उसी रूप में हमारे शरीर में उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता। इसीलिए उन सब न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन करने की ज़रूरत होती है। सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट वो होता है, और सिंपलर फॉर्म में जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है। एंड ग्लूकोज वो है सिंपल फॉर्म। ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है। डॉक्टर के पास यदि हम जाते हैं और हम बीमार हैं, हमारा शरीर कमज़ोर है, तो डॉक्टर सलाइन चढ़ाता है या फिर हमें ग्लूकोज देता है। हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं देता, हमें ग्लूकोज देता है। तो डाइजेशन इसलिए ज़रूरी है। तो ये डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में बदलना कैसे बदल जाएगा? सिर्फ हम उसको क्रश कर दें और वाटर में मिला दें तो क्या उस कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा? नहीं। इसलिए वो डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल बॉडी में संभव है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में देखते हैं, जैसे मान लो अभी जैसे समर का मौसम चल रहा है, गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि आपके इलाके में आम भी मिल रहा होगा, मैंगोज़। अभी मैं मैंगोज़ के बारे में कंसिडर करता हूँ।
कि पेड़ में जब वो मैंगो था तो कुछ एक मैंगो पूरा पका हुआ भी रहता है और कुछ कच्चे भी होते हैं। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कच्चे आम भी हम लोग घर लाते हैं तो थोड़े दिनों में वो पक जाता है। अब आप ध्यान से सोचो, जब पेड़ में लटका हुआ था मैंगो तो पेड़ से उसे क्या मिला? जो कुछ मिला वो मैंगो में स्टोर है, और उसको यदि हम टेस्ट करते हैं तो वो खट्टा है, क्योंकि वो कच्चा है। आम कच्चा है और वो खट्टा है, लेकिन पेड़ से उसे क्या मिला? जो कुछ मिला वो उसके मैंगो में स्टोर है। अब उसको वहाँ से तोड़ते हैं और घर लाते हैं। घर में 2-3 दिन 4 दिन बाद या कुछ दिन बाद, या फिर उसको आर्टिफिशियल तरीके से भी पकाया जाता है। आर्टिफिशियल को आप छोड़ दो, नॉर्मल अभी यदि हम यूं ही छोड़ दें घर में तो भी वो थोड़े दिनों में पक जाता है। अब सोचो कि पेड़ से उसे जो कुछ मिलना था वो मिला, उसमें स्टोर किया हुआ है, और एट दैट टाइम व्हेन वी टेस्टेड इट वाज सोर। वो खट्टा था, बिटर था, सोर था, खट्टा था थोड़ा। लेकिन जब हम उसको घर में लाए और 3-4 दिन रख दिए, हमने तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, हमने तो उसमें कोई शुगर नहीं डाला, तो फिर वो मीठा कैसे हो गया? दैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ रिएक्शन हो रहा है। जो प्लांट से मिला वो समथिंग डिफरेंट था और उसका टेस्ट खट्टा था, लेकिन जब हम लोगों ने घर में लाया और कुछ दिन छोड़ दिया, उसके अंदर अपने से रिएक्शन हो रहा था, और उस रिएक्शन के कारण कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, और वो न्यू सब्सटेंस टेस्ट में मीठा था। ओके। इसी तरह से फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स तो मीठा होता है, लेकिन जब फर्मेंट करके हम उसका वाइन बनाते हैं तो वो कुछ अलग टेस्ट होता है, उसमें कुछ उसकी प्रॉपर्टी भी कुछ अलग होती है। ग्रेप्स खाने से हमें नशा तो नहीं आता, लेकिन वाइन पीने से कुछ नशा भी आता है। ओके, ये सब केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। etc एट्सेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेज। एक्चुअली ये सब चेंजेस सिर्फ सिंगल रिएक्शन, जो आपने छोटा छोटा रिएक्शन पढ़ा, कुछ उतना तक ही नहीं है। सीरीज, एक रिएक्शन के बाद दूसरा रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन के बाद तीसरा रिएक्शन, न्यू सब्सटेंस बना, फिर उससे न्यू सब्सटेंस बना, फिर उससे न्यू सब्सटेंस बना। इन दैट वे ओनली ये सारे रिएक्शंस होते हैं, ये सारे चेंजेस होते हैं। ए मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मार्केट से जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, मार्केट से मेडिसिन्स लाते हैं। आपने सोचा ये मेडिसिन्स कैसे बनता है? ये भी मेडिसिन्स एक चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, तरह तरह के केमिकल रिएक्शन के बाद इसे तैयार किया जाता है। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। ये सब केमिकल रिएक्शन से ही बनता है। आप जो कपड़े पहनते हो, कॉटन पहनते हो, वो नेचुरल है। आप वुलन पहनते हो, ऊल का कोई कपड़ा पहनते हो, वो नेचुरल है। बट नायलॉन, रेयॉन, इस तरह के कुछ कुछ जो क्लोथ्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, ये सब फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री में तैयार होता है, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स है। और ये सब तरह तरह के केमिकल रिएक्शन, सीरीज ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद ही फैक्ट्री में तैयार होता है। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज़ डिस्कवर्ड। नए नए मटेरियल, यदि आप केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस को समझेंगे और जानेंगे तो आप नए मटेरियल डिस्कवर्ड, खोज कर पाएंगे। तो इसलिए ये समझना और जानना जरूरी है। Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. Chemical changes को पढ़ना जरूरी है, chemical changes को समझना जरूरी है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मकसद मिलेगा कि आप
ने ये क्यों पढ़ना चाहिए? We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. हमने देखा कि केमिकल चेंजेज में वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होता है इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स, और न्यू प्रोडक्ट्स के अलावा द फॉलोइंग में अकम्पनी ए केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज में साथ ही साथ न्यू प्रोडक्ट्स तो बनता है, साथ साथ ये सब भी कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, या तो उस रिएक्शन से कुछ इस तरह के रेडिएशंस या लाइट या हीट निकल सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शन को नॉर्मली दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाना है और उसके बाद एक तीसरा चीज़ न्यू सब्सटेंस बनना है, तो ये दो चीज़ आपस में मिलाया तो वो रिएक्शन नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट डालते हैं तो वो रिएक्शन कर जाता है और फिर न्यू सब्सटेंस बन जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें हीट देने की ज़रूरत पड़ी, या कई बार ऐसा भी होता है कोई दो चीज़ को हमने मिलाया, वो फटाफट मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा फास्ट वो रिएक्शन कर गया और जो न्यू सब्सटेंस बना, और साथ में वो जिस टेस्ट ट्यूब में या फिर जहाँ पे भी हम लोग वो रिएक्शन करा रहे थे वो गर्म हो गया। दैट मीन्स उस रिएक्शन में हीट दिया नहीं बल्कि हीट निकला। तो ऐसा होता है, हीट कभी देना पड़ सकता है या फिर हीट कभी निकलता है। उसी तरह से लाइट या अदर रेडिएशंस लाइक अल्ट्रावायलेट मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड, या तो देना पड़े या फिर उससे निकले। साउंड में बी प्रोड्यूस, कभी कभी साउंड भी निकलता है, जैसे हमने हिस साउंड अभी सुना था। हमने कहाँ पे क्या डाल रहे थे, विनेगर में बेकिंग सोडा डाला तो गैस बबल भी निकला और हिस साउंड भी आया, तो उस तरह का साउंड भी निकल सकता है। ए चेंज इन स्मेल मे टेक प्लेस और ए न्यू स्मेल मे बी गिवन ऑफ, कुछ गैसियस जैसा चीज़ यदि उससे निकल रहा है तो स्मेल में भी चेंज आएगा। एक कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर में भी चेंज आ सकता है, जैसे हमने देखा यहाँ पे कलर चेंज किस तरह से हो रहा था, ब्लू से ग्रीनिश कलर बन गया। एक गैस में भी फॉर्म, विनेगर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड ये डाला, बेकिंग सोडा डाला तो गैस निकला, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड था। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ये केमिकल चेंज था। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज, ये भी एक केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का बर्निंग ये एक केमिकल चेंज है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, और उसमें हमेशा हीट निकलता है, हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, हीट निकलता है। यदि इस बर्निंग केस वाला जो केमिकल चेंजेस है उसमें हीट निकलता है, प्रोड्यूस होता है साथ में। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझाना चाहूँगा। हमने फर्स्ट एक्टिविटी जो किया था पेपर कटिंग का, पेपर को हमने कट किया तो देखा कि उसके शेप और साइज में सिर्फ चेंजेस हो रहा है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो रहा है। इसलिए हमने कहा कि ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि पेपर का जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो रहा है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। लेकिन यदि इसी पेपर को यदि हम बर्न करें, जलाएं, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जलने के बाद पेपर खत्म और हमें मिलेगा राख, पेपर का राख, एस, तो वो एक केमिकल चेंज होगा।
आगे देखते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क, एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज। उसी तरह से जब आप फायरवर्क्स पटाखे वगैरह चलाते हो तो वहाँ पे भी केमिकल चेंज होता है। हम तो बस मैच स्टिक से थोड़ा सा आग लगाते हैं और इतना सारा विस्फोट, ये एक केमिकल चेंज है। You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollutes the atmosphere। और आपको पता है कि इस तरह के केमिकल चेंज जो फायरवर्क के अंदर होता है उसके कारण बहुत सारा हीट, लाइट और साउंड और अनप्लीजेंट गैसेस भी निकलता है। ये अनप्लीजेंट गैसेस दैट पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर, और इससे हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट भी होता है। सिर्फ गैसेस से ही नहीं, साउंड से भी होता है, अनावश्यक साउंड निकलता है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स, और इसीलिए आपको सलाह दी जाती है फायरवर्क के साथ प्ले नहीं करना है। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस ए फाउल स्मेल, शैल वी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज। जब हम लोग भोजन कोई भी भोजन जब हमने नहीं खाया और वो स्पॉइल हो गया, उससे भी खराब स्मेल आता है, तो क्या हम समझेंगे ये भी एक केमिकल चेंज है? बिल्कुल, ये भी एक केमिकल चेंज है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ए स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स ए ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम इमीडिएटली। आपने देखा होगा कि जब आप एप्पल को कट करके टेबल पे ही रख देते हो, उसे खाते तुरंत कंज्यूम नहीं करते हो, तो उस केस में एप्पल जो जब हम कट कर रहे थे तो वो फ्रेश था, वाइट था, ऑलमोस्ट वाइट, लेकिन उसको यदि हमने छोड़ दिया टेबल पर, कंज्यूम नहीं किया, तो थोड़ी देर में वो ब्राउनिश हो जाता है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। यदि नहीं किया है तो एक बार देखना आप कट करके। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ ए स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। पोटैटो के साथ भी आप कर सकते हो, ब्रिंजल के साथ भी कर सकते हो। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। और ऐसा चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे भी कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। क्यों, कैसे? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में जो गैस है उनके साथ रिएक्शन करके और फिर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। आर नॉट दिस चेंजेस केमिकल चेंजेस? क्या ये केमिकल चेंजेस नहीं हैं? बिल्कुल हैं। इन चैप्टर 4 यू न्यूट्रलाइज एंड एसिड विथ ए बेस। हमने चैप्टर 4 में एसिड बेस सॉल्ट स्टडी करते समय एसिड को बेस के साथ न्यूट्रलाइज करना सीखा था। इज न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज? क्या न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज है? बिल्कुल, न्यूट्रलाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है। एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं, एक तीसरा चीज साल्ट का फॉर्मेशन होता है। वी लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ये भी केमिकल चेंज यहाँ पे होता है। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस ए केमिकल चेंज? बिल्कुल। पहली सेड दैट इवन डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। बिल्कुल। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो अभी स्टार्टिंग में रस्टिंग का एग्जाम्पल दिया गया था, उसी चीज़ को फिर से देखते हैं। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय दैम। ये रस्टिंग का स्टडी थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स। हमारे मैक्सिमम आर्टिकल्स आयरन के होते हैं और ये रस्टिंग सारे आयरन आर्टिकल्स को अफेक्ट कर रहा है, धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, और इस तरह से वर्ल्ड को बहुत सारा मॉनेटरी लॉस हो रहा है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार, ट्रक्स,
bodies, truck bodies, and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. है ना, huge. The process of rusting can be represented by the following equation, और रस्टिंग को हम इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं. आयरन यदि एटमॉस्फेयर में के संपर्क में रहा तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, O2 फ्रॉम एयर, और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी है, और ये तीनों मिलकर रस्ट बनाएगा. केमिकली क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड को ही रस्ट कहते हैं. तो आयरन और रस्ट, आयरन ऑक्साइड, बोथ आर डिफरेंट सब्सटेंस. For rusting, the presence of both oxygen and water or water vapor is essential. और ये आयरन जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और वाटर लेता है तभी रस्टिंग होती है. यदि हम तभी होती है, इसके बिना रस्टिंग नहीं होगा. तो इसका मतलब आयरन, यदि आयरन के इतने सारे आर्टिकल्स वर्ल्ड में यूज हो रहा है और रस्टिंग के कारण हमें मॉनेटरी लॉस हो रहा है, तो हम एक उपाय कर सकते हैं. वो क्या? आयरन और एटमॉस्फेयर के संपर्क में ना हो सके, इस बात के लिए हम चाहें तो आयरन पे एक पेंटिंग का लेयर चढ़ा सकते हैं, या फिर और भी कोई दूसरा टेक्निक यूज कर सकते हैं जिससे बेसिकली आयरन और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन वाटर है उसका संपर्क ना हो सके. देखते हैं क्या बता रहा है. इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, विच मीन्स इफ इट इज़ मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम्स फास्टर. देखिए, यदि कंटेंट ऑफ मॉइस्चर, यदि मॉइस्चर ज़्यादा हो, H2O ज़्यादा हो एटमॉस्फेयर में, तो रस्टिंग ज़्यादा होगा. दैट मीन्स जब भी हमारा वेदर ह्यूमिड हो तो रस्टिंग ज़्यादा होगा. बरसात के मौसम में रस्टिंग ज़्यादा होता है. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो हम लोग रस्टिंग को किस तरह से रोक सकते हैं, ये सवाल है. और हम इसी के लिए पढ़ रहे हैं, सो दैट कि हम वर्ल्ड को बचा सकें. वर्ल्ड को हमने देखा कि रस्टिंग के कारण किस तरह से मॉनेटरी लॉस होता है, तो उससे बचाना ज़रूरी है. तो देखेंगे कि कैसे हम उसको बचा सकते हैं. और पढ़ने का सिर्फ यही मकसद है कि हम दुनिया को, इस वर्ल्ड को किस तरह से लाभ दे सकें. प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ. वन सिंपल वे, एक आसान तरीका है, इज टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. आसान तरीका है कि हम उस पर एक लेयर चढ़ा दें पेंट का या फिर ग्रीस का, तो हम अपने आयरन को बचा सकते हैं. ये सिंपल वे है. इनफैक्ट दिस कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग. लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपको हर साल या बार बार पेंट या ग्रीस करते रहना होगा आयरन को. अनदर वे, दूसरा तरीका भी है. अब देखो ध्यान से, दूसरा तरीका है डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन. एक दूसरा तरीका है कि आयरन के ऊपर एक लेयर, दूसरे एलिमेंट का लेयर ही चढ़ा दूं, जिससे पेंटिंग तो उतर जाती है, लेकिन ये लेयर चढ़ाऊंगा तो ये थोड़ा परमानेंट नेचर का होगा. फिर आयरन को हम बचा सकते हैं. कैसे? ठीक इसी तरह से अभी जस्ट हमने पढ़ा, ये देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से आयरन का ब्लेड था और इसके ऊपर एक कॉपर का लेयर आ गया. अंदर से वो आयरन ही है, लेकिन ऊपर से एक लेयर कॉपर का आ गया. अब तो ये रस्ट नहीं होगा. ये एटमॉस्फेयर के संपर्क में आ जाए तो भी इसकी रस्टिंग नहीं होगी.
ठीक इसी तरीके से या इसी तरह के तरीक़ों से हम कॉपर तो आयरन से महंगा होता है, तो कॉपर तो हम नहीं चढ़ा सकते। हम कॉपर ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम ज़्यादा यूज़ आयरन करते हैं, क्योंकि आयरन थोड़ा सस्ता होता है। आयरन हमारे नेचर में ज़्यादा है, तो हम इसमें कॉपर की जगह पे कुछ दूसरा एलिमेंट यूज कर रहे हैं। Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron. आयरन पे हम क्रोमियम या जिंक का एक लेयर चढ़ाएंगे और अपने आयरन को सुरक्षित करेंगे। इस तरह से वर्ल्ड को जो मॉनेटरी लॉस हो रहा है उससे हम उसे बचा सकते हैं। अच्छी बात है ना। आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a layer of zinc on iron is called galvanization। ये आप याद रखिए कि ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। आजकल पहले जो हम लोग बिल्डिंग बनाते थे, अपना फ्लैट वगैरह बनाते थे, तो उसमें विंडोज़ या बालकोनी में जो ग्रिल्स लगाते थे वो आयरन का होता था। उसे पेंटिंग करने की ज़रूरत पड़ती थी, रस्टिंग हो जाता था। लेकिन आजकल अब न्यू गैल्वेनाइज्ड आयरन आ चुका है और उसमें जिंक का एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है और ये गैल्वेनाइज्ड आयरन अब रस्टिंग नहीं होता। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स। उसी तरह से कई बार पानी सप्लाई के लिए आयरन पाइप्स का यूज होता है। गांव में, घर में या फिर शहर में यूज होता है। और यदि पाइप्स के अंदर यदि पानी जा रहा है, पास हो रहा है, तो उसका इनर जो सरफेस है वो हमेशा वाटर के कांटेक्ट में रह रहा है, तो वहाँ पे रस्टिंग का ज़्यादा चांस है। द आयरन पाइप वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो ऐसे आयरन पाइप्स को गैल्वेनाइज्ड कर दिया जाता है सो दैट वहाँ पे रस्टिंग ना हो सके। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन। शिप्स जो पानी के जहाज होते हैं वो भी आयरन लोहे का बना होता है। एंड ए पार्ट ऑफ दैम रिमेन्स अंडर वाटर। और उसका कुछ हिस्सा हमेशा समुद्र में, सी में, पानी में डूबा रहता है। वन ऑन द पार्ट एबव वाटर। और जो पार्ट थोड़ा ऊपर है वहाँ पे भी हमेशा पानी के छींटे आते रहते हैं। ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कॉन्टेंस मेनी साल्ट। और सी वाटर में साल्ट ज़्यादा होता है। द साल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और ये ध्यान दीजिए, यदि पानी में पहला तो रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और इसकी ज़रूरत है। रस्टिंग के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और वाटर की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे देखिए, इसी वाटर में यदि साल्ट आ जाए तो ये बता रहा है कि सॉल्ट यदि आ जाए तो ये प्रोसेस, रस्टिंग का जो प्रोसेस है और भी फास्टर हो जाता है, थोड़ा जल्दी फास्टर हो जाता है। देयरफॉर शिप्स सफ़र ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। और इस तरीके शिप सफ़र ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। पेंट करने के बावजूद शिप्स में रस्टिंग से ज़्यादा डैमेज होता है। सो मच सो दैट फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। और इतना डैमेज हो जाता है कि हर साल वो आयरन हमें शिप्स में वो बदलना पड़ता है। कैन यू इमेज द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि दुनिया में कितने इस तरह के शिप्स हैं और कितना सब में रस्टिंग लगने के बाद कितना मॉनेटरी लॉस होता होगा। अभी इस बॉक्स में देखिए, स्टेनलेस स्टील इज़ मेड
by mixing iron with carbon and metals like chromium, nickel, manganese, it does not rust. एक तीसरा उपाय भी है, ये देखो, जैसे गैल्वेनाइज्ड हम लोग करते हैं उस तरह से एक और चीज़ है कि हम आयरन में कार्बन मिक्स कर देते हैं और भी कुछ मेटल्स, जैसे नाम दिया गया है क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीज, इसको मिक्स करते हैं और स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। आयरन थोड़ा हल्का ब्लैक कलर का, लेकिन जब आप, जैसे कि आपके घर में कुछ बर्तन यूटेंसिल्स होते हैं, खाने पीने का डिश, जैसे कि स्टील की थाली होती है, स्पून होता है, वो सब भी आयरन का है, लेकिन वो स्टेनलेस स्टील है, उसमें चमक है और इसमें रस्टिंग नहीं लगता। ओके, क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन इससे पहले यहाँ पे आप देखो, ओह दैट इज़ व्हाई माई फ्रेंड रीता इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल्स रस्टिंग सो फास्ट। रीता कहती है, कंप्लेन कर रही है कि उसके आयरन आर्टिकल्स बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाता है, बिकॉज सी लिव्स नियर द कोस्ट, क्योंकि वो कोस्ट के नज़दीक रहती है। तो कोस्ट में क्या होता है, एक तो सी में वाटर होता है, प्लस वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो हवा बहती है उसमें H2O, दैट मीन्स वाटर, ह्यूमिड वो ज़्यादा होता है, इस वजह से सी कोस्ट में रस्टिंग थोड़ा फास्ट होता है। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water। हमने ये पढ़ा था कि सी वाटर को यदि इवेपोरेट किया जाए तो उससे साल्ट मिलता है, नमक मिलता है। एक्चुअली होता भी यूँ ऐसा ही है। समुद्र के किनारे जो बेयर लैंड्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है, हाई टाइड्स के टाइम समुद्र का ऊंचा लहर पास करके लैंड में, बेयर लैंड में चला गया और फिर उधर ही रह गया, वो वापस नहीं आया। अब बेयर लैंड बहुत प्लेन है और सूरज की गर्मी से वो इवेपोरेट होते होते पूरा बेयर लैंड वाइट हो जाता है। वाइट दैट मीन्स वो साल्ट वहाँ पे ऑब्टेन मिल गया। द साल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर। लेकिन इस तरीके से जो साल्ट बनता है वो प्योर नहीं है, एंड उसको फिर साफ किया जाता है, आयोडीन मिलाया जाता है, तब वो फैक्ट्री में बनता है। द साल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। और उसके क्रिस्टल भी आसानी से नहीं दिखते हैं। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन यदि है हमारे पास तो प्योर सब्सटेंस का क्रिस्टल भी हम आसानी से बना सकते हैं इवेपोरेट करके। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको हम मार्क करते हैं। लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी formed from their solution and the process is called crystallization. It is an example of physical change। और आप ध्यान दो, ये क्रिस्टलाइजेशन बनना उसी चीज़ का प्योर क्रिस्टल रूप में मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। एक्टिविटी 5.9 टू बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। कॉशन, यूज़ ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट क्या होता है हमने समझाया आपको। बी केयरफुल व्हाइल बॉइलिंग वाटर। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हीट द वाटर, उसको गर्म करते हैं। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर। कॉपर सल्फेट का पाउडर डालते हैं, ध्यान दीजिए, कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल रहे हैं। स्लोली व्हाइल स्टीयरिंग कंटिन्यूसली, और उसको हिलाते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो पाउडर कैन बी डिजॉल्व,
और तब तक धीरे धीरे डालते रहते हैं जब तक और कॉपर सल्फेट उसमें घुलना बंद नहीं कर दे, तब तक उसको घुलाने की कोशिश करते रहते हैं। फिल्टर द सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन को आप फिल्टर कर लो। अलाउ इट टू किल, और उसको अब ठंडा होने दो। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, और जब वो ठंडा हो रहा है डिस्टर्ब नहीं करना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद फिर आप देखो। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, हमने उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला था, लेकिन अब हमें क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वहाँ पे दिखेगा। ओके, इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, कुछ देर और इंतज़ार करो, आपको क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट वहाँ पे मिलेगा। यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, आपने इस तरीके से फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में सीखा। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज ए फिजिकल और केमिकल चेंजेस, अब आप अपने सराउंडिंग्स में, घर में आप ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि शायद आप करते हो इस तरह के ऑब्जर्वेशन या नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब आप निश्चित रूप से ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे ये जो चेंजेस आपने ऑब्जर्व किया, और ये वेदर एक फिजिकल चेंजेस है या फिर केमिकल चेंजेस है, और हमें विश्वास है आप आसानी से ये अब कर सकोगे। तो इस तरह से ये ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। हमने क्या क्या सीखा, व्हाट वी हैव यू हैव लर्न, तो ये सारी बातें हमने सीख ली। ये देखो, सम सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। ओके, ये आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, और फिर इसमें भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालो, फिर मैं उसको आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और क्वेश्चन आंसर सेशन भी मैं रखने वाला हूँ, बहुत जल्द ही इस पर भी काम किया जाएगा। एक्सटेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स, डू यू नो, ये चलिए ये देखते हैं। नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली स्टैंड्स एन आयरन पिलर, कुतुब मीनार दिल्ली में, उसके पास एक आयरन पिलर है। उसी कुतुब मीनार के ग्राउंड में ही एक आयरन पिलर है। आप इस फिगर में आप देखो, विच इज़ मोर देन 7 मीटर हाई, 7 मीटर हाई है, एंड इट वेज मोर देन 6000 kgs। ओके, और ये कब बना था? इट वॉज बिल्ट मोर देन 1600 years एगो। ओह, आफ्टर सच ए लॉन्ग पीरियड इट हैज़ नॉट रस्टेड। और देखो ताज्जुब है, ये आश्चर्य की वाली बात है, ये अभी तक रस्टेड नहीं हुआ है। इट हैज़ नॉट रस्टेड फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस। अब इसको इतने पुराने समय में भी इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी रखी गई है कि अभी तक रस्ट इसमें नहीं हुआ, रस्टिंग नहीं हुआ, ये रस्ट रेजिस्टेंस है। इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको एग्जामिन किया है। इट टेल्स, यह कुछ तो नहीं लेकिन कम से कम ये ज़रूर कहता है, इट टेल्स समथिंग अबाउट द एडवांसेस इंडिया हैड मेड इन मेटल टेक्नोलॉजी, कि इंडिया ने वर्षों पहले, लगभग 1600 साल पहले भी मेटल टेक्नोलॉजी में कितना एडवांसेस था। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, और फिर मिलते हैं हम नए चैप्टर में, नए क्लास में। और आपको यदि हमारा ये क्लास यदि पसंद आता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और फिर इस चैनल को आप पापा पढ़ाएंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी हिट करें, सो दैट कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और बिना सर्च किए आप आसानी से हमारे नए क्लास को आप देख सकोगे।
धन्यवाद, थैंक यू।